जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म जमा भी कर दिया होगा, फॉर्म फिल भी कर दिया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं असल में बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि जिन हमारे दोस्तों ने, कैंडिडेट ने फॉर्म जमा नहीं किया है या जिन्होंने फाइनली जो है मूड बना लिया है कि जो प्रायोरिटीज में उन्होंने भरा था वो प्रायोरिटीज को वो चेंज करना चाहते हैं, वो किस तरीके से किसको सबसे पहले नंबर पर रखें। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दूं कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी, एआर, असम राइफल्स की बात कर रहे हैं, एसएसएफ और एनसीबी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी में किसको रखें, फिर किसको रखें, फिर किसको रखें, ये चीजें जो है आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा फॉर्म कब तक भर सकते हैं, एग्जाम कब से शुरू हुआ है, वैकेंसी किसकी, कितनी पोस्ट, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी जिसको आप देख सकते हो अगर ये आपको जानना है कि रनिंग कितनी है, हाइट कितनी है, एनसीसी में अगर आप थे, आपके पास बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि प्रायोरिटीज कौन सी रखो, आप सबसे पहले किसको रखो, फिर दूसरे नंबर पर। असल में इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यही बताने वाला हूं कि ये जितनी भी फोर्सेज हैं वो क्या हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है इनमें से किसी में भी तो आपकी पोस्टिंग कहां पर होने वाली है। इसके अलावा रिस्क किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, कौन सी ऐसी जगह मिलेगी आपको जो एडवेंचरस ज़्यादा होगी, तो इस बेसिस पे कंपैरिजन आपको ही करना है। और ये भी नहीं जानता हूं मैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल इंडिया से हैं तो बेसिकली मैं यही बताने वाला हूं कि जो सेंट्रल इंडिया से कोई कैंडिडेट अगर बिलोंग करता है तो उसको क्या करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप जैसे असम से बिलोंग करते हैं तो आपका जो प्रायोरिटी होगा वो डेफिनेटली असम राइफल्स होगा, ओके। इसके अलावा अगर आप बिलोंग करते हैं किससे, राजस्थान से हैं, तो आप हो सकता है कि जैसे आप बीएसएफ को बोलें कि मैं उसी में जाऊंगा, लेकिन वो सब चीज़ें अलग हैं। मैं इन सभी फोर्सेस के बारे में बता देता हूं। एट लास्ट डिसीजन तो वैसे भी आपका ही होने वाला है, लेकिन हाँ मैं भी जरूर बता दूंगा कि प्रायोरिटीज क्या रख सकते हैं आप। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशंस जो है भरने की, फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट है 30 नवंबर। इससे पहले पहले आप इसको फिल कर लीजिएगा। एग्जाम आपके ये मान के चलिए कि 1 जनवरी से ही होने वाला है, तभी आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए जनवरी में बीच में मिड जैन में स्टार्ट होता है एग्जाम या लास्ट जैन में स्टार्ट होता है, वो चलो अच्छी बात है, वो आपको थोड़ा बहुत और टाइम मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही मानिए कि आपके पास टोटल आज के दिन से 50 दिन ही है और 50 दिन के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन आप करिए और रिवीजन पे जुट जाइए। और सब्जेक्ट की बात रही तो सब्जेक्ट में सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश जो है उनमें से किसी भी आप सब्जेक्ट को चूज करते हो, मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से, इन 3 सब्जेक्ट में ही सबसे पहले आपको फोकस करना है। देन इसके बाद जीके की तरफ जाना। अगर आप जीके की तरफ जाते हो तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 20 में से 20 मार्क्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो उसमें चले जाते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, मैथ्स, रीजनिंग और बाकी हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक, 20 में से 20 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो, क्योंकि 10th बेसिस पर है ये एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ जो है, अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे भरते हैं बीएसएफ, या बीएसएफ जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कहां पर होगी, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहां पर, मतलब भारत जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जहां अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है वहां पर आपकी जो है पोस्टिंग होगी। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के बॉर्डर्स की। आप जानते हैं यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है, सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन रिस्क बहुत हाई होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं, एलओसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपकी पोस्टिंग होती है यदि आप बीएसएफ में सेलेक्ट होते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा जो पोजीशन है वो बीएसएफ के लिए ही है, 10,400 समथिंग जो है पोस्ट है। और वैसे भी आपको मतलब तो सिर्फ एक पोस्ट से होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर है अपना सीआईएसएफ, जैसा कि नाम बता रहा है ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो आप बेसिकली जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वहां पर आप जाएंगे। अब जैसे ये आपको नजर आ रहा है पीछे ताजमहल वगैरह नजर आ रहा है, तो इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए आपको लगाया जाएगा। कंपैरिजन करें अगर हम रिस्क की, तो कंपैरेटिवली बीएसएफ से इसमें रिस्क काफी कम होता है। सैलरी अच्छी है, बाकी बहुत अच्छी चीज है ये। एयरपोर्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। जो वीवीआईपी लोग होते हैं उनकी जो है प्रोटेक्शन में इनकी ड्यूटी लगती है, सिक्योरिटी ड्यूटीज होती है। इसके अलावा जब इलेक्शन वगैरह जब होता है तो वहां पर भी सीआईएसएफ बल जो है लगाया जाता है, वहीं उसकी तैनाती होती है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स।
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। नाम से ही समझ में आ रहा है पुलिस फोर्स है और सेंट्रल रिजर्व है, यानी रिजर्व में देखो हर एक राज्य के अंदर पुलिस होती है, वो हमें पता है स्टेट की पुलिस होती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दंगे ज़्यादा हो जाते हैं, नक्सलाइट जो एरिया होता है वहाँ पर, तब सीआरपीएफ को जो है भेजा जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ, सीआईएसएफ के साथ देखें तो सीआरपीएफ में जो है जोखिम का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सैलरी बहुत अच्छी है और हाँ, ये लोग और क्या काम करते हैं, जैसे आतंकियों को मार गिराने का काम यही करते हैं, जो वामपंथी होते हैं, उग्रवाद जो फैलाते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, उनसे निपटने का काम इनका होता है। बेसिकली ये जो है रिजर्व पुलिस रहती है। क्या होता है, किसी एक राज्य के अंदर कहीं ज़्यादा कुछ स्थिति गंभीर हो जाए तो इनको वहां पे तुरंत डिप्लॉय किया जाता है, भेजा जाता है। अब बात आती है एसएसबी की, ठीक है, ये है क्या, आर्म्ड बॉर्डर फोर्स है। इंडो नेपाल और इंडो भूटान जो बॉर्डर है, मतलब नेपाल के साथ और भूटान के साथ भारत जो अपनी सीमा को साझा करता है, वहां पे जो बॉर्डर फोर्स तैनात होती है उसको एसएसबी कहा जाता है। बेसिकली इनका काम जो है रॉ वगैरह का भी हेल्प करना होता है, लेकिन मेन काम क्या होता है इनका, मेन काम होता है इंडो नेपाल और इंडो भूटान जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करना। और अगर हम देखें बीएसएफ के साथ, इसके बाद सीआरपीएफ के साथ अगर हम कंपेयर करें एसएसबी को, तो काफ़ी मतलब अच्छी पोजीशन में देखने को मिलेंगे ये, और बहुत ज़्यादा इनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा इतना नहीं होता है, और अगर मैं कहूँ तो जो रिस्क की बात है, रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आईटीबीपी की, नाम जैसा वैसा ही काम, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी जो भारत और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर आईटीबीपी काम करता है। सीधा सीधा अगर मैं कहूं, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वहां पर ये जो है तैनात होती है। अगर देखें तो ये कहां काम करती है, तो मेनली जो ये एरिया होता है जहां ये काम करती है वहां पे ज्यादा बर्फ पड़ी रहती है, ज्यादा बर्फ होती है, तो हाँ थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन बीएसएफ के कंपैरिजन में रिस्क यहाँ पर कम होता है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंडो चाइना बॉर्डर काराकोरम पास से लेकर लद्दाख में हम बात कर रहे हैं, कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जो पूरा ये जो बाउंड्री है उसको सिक्योर करने का काम आईटीबीपी करता है। इसके बाद बारी आती है असम राइफल्स की। अब देखो एक सबसे बड़ा जो है ना एक डाउट रहता है लोगों को कि जो असम राइफल्स वाले होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ जो ड्यूटी रहती है सिर्फ असम में रहती है, बाकी और कहीं नहीं रहती। तो देखो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ असम में नहीं, पूरी जो बॉर्डर होती है, स्पेशली मैं बात करूं कि नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी बॉर्डर है, स्पेशली इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है, इंडिया की और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है, वहां पे असम राइफल्स को जो है तैनात किया जाता है, वहां पे ये बल जो है काम करता है। स्पेशली अगर जॉब या आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आप हमेशा जीवन भर वहीं पर मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही रहेंगे, वहां से जो है भारत में इधर सेंट्रल इंडिया में आने का, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में आने का मौका नहीं मिलता है, वहीं पर जीवन निकल जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, असम राइफल्स के लिए जो है प्रेफरेंस मेनली वो लोग जो नॉर्थ ईस्ट से जो है बिलोंग करते हैं वो ज्यादा देते हैं, और अच्छी बात भी है। और ये फोर्स बाकी फोर्सेस की तरह जो मैंने आपको बताया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स थी, उन्हीं में से एक ये भी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करती है, बढ़िया है, सैलरी वगैरह भी काफी अच्छी है इसमें। अब बात करते हैं सचिवालय सुरक्षा बल, या इसको सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ कहा जाता है। राजधानी दिल्ली में जो सचिवालय है, जितने भी राज्य होंगे वहां पे जो सचिवालय वगैरह जो होते हैं, उन सभी जगहों पर जो सुरक्षा बल लगाया जाता है वो सब के सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, एसएसएफ के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें रिस्क की तो लोएस्ट रिस्क आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम रिस्क देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। मेनली जो है आपको दिल्ली जो राजधानी है वहां के सचिवालय में, जो राज्य की राजधानियां होंगी वहां पर ये इनकी ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें एनसीबी की, तो आज की डेट में मैक्सिमम जो अपने कैंडिडेट हैं, मित्रगण हैं, वो एनसीबी के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या और इसमें किस तरीके से जो है कोई सिलेक्शन पाता है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, शॉर्ट फॉर्म में, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी था मुंबई में, जैसा कि आपको जानकारी है। मुझे ज़्यादा मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मुंबई में काफ़ी जो है हद तक एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनके लड़के को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो किसने अरेस्ट किया था? ये एनसीबी वालों ने ही इसको अरेस्ट किया था। ये है क्या, एनसीबी है क्या? तो इंडियन सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। मेनली जो इसका काम होता है वो ये होता है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स का लेना खरीदना बेचना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो यही करती है।
बाकी अगर देखें तो इसमें काफी रिस्क कम देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी नौकरी है, सैलरी वगैरह काफी अच्छी है। बाकी अगर मैं बात करूं कि प्रायोरिटीज की कि सबसे पहले नंबर पर जो है कौन सा भरा जाए, तो ध्यान रखिए मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि यहां पर कौन कौन सा आप भर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी ऐसे स्टेट से, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आप JNK से बिलोंग करते हैं, अब आपको जो है BSF ही अच्छी लगती है तो आप उसमें ही जा सकते हो। इसके बाद राजस्थान से सीधे जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि नहीं हमारे घर के पास ही पोस्टिंग मिलेगी तो मैं उसमें जाना चाहता हूं, तो ये आपका पर्सनल व्यू है। लेकिन बात करते हैं जैसे सेंट्रल अपना इंडिया है, यहां से अगर कोई एक पर्सन है अगर वो करना चाहता है तो सबसे पहले नंबर पर वो चाहे तो सबसे पहले नंबर पर SSF को भर सकता है, ठीक है, सबसे लो रिस्क रहेगा, इसके अलावा सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पर डालना चाहे तो NCB को डाल सकता है, तीसरे नंबर पर CISF को डाल सकता है। अच्छा, इसको चाहे तो चेंज भी कर सकता है कि CISF में जाना है तो तीसरे नंबर पे CISF को डालने की जगह ये जो है तीसरे नंबर पर NCB को डाल सकता है। ओके, और यही है पहले नंबर पर ये जो है H, G और B नंबर के हैं, इन्हीं में से आप पहला, दूसरा या तीसरा आप स्टार्ट मतलब भरे। इसके अलावा चौथे नंबर पर आप SSB को डाल सकते हो। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पर तो ये फिर इन तीनों में से, ये चारों में से जो भी आप चाहें वो आप रख सकते हैं। BSF CRPF को आप बेसिकली BSF CRPF ITBP और असम राइफल्स को आप नीचे के जो चार जो होंगे उसमें आप रखिए और कोशिश करिए कि अपने एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लेकर आए ताकि आपने जो प्रेफरेंस चुनी है उसमें आपका नाम या नंबर आ जाए। बाकी मैंने एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। यदि अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो। मैंने ये भी बता दिया था कि 20-20 नंबर के जो है अब एग्जाम होंगे, पैटर्न चेंज हो चुका है। 160 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का जहां पहले पेपर होता था, टाइम भी घट गया है। बात करें सब्जेक्ट की तो सबसे पहले नंबर पर रीजनिंग है जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, और फिर मैथ्स है, और इसके बाद हिंदी या इंग्लिश। मतलब ये जो 3 सब्जेक्ट है पहले इसको आप कंप्लीट करें, फिर जीके की तरफ आप दौड़ें। अदरवाइज जो है जीके में पता चला आपने पूरा कंप्लीट भी कर लिया, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है जीके का, ठीक है, जीके को कंप्लीट करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए। अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसके ऊपर हेल्प जरूर करूंगा। रही बात मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं ये परफेक्ट सर नाम का एक चैनल है, आप इसको देख लीजिए। अगर किसी तरह से कोई परेशानी आती तो मुझे बताइए, पूरा का पूरा जो है आपको एक तरफ से पूरी मैथ्स मिल जाएगी। आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बुक भी लेनी है, कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड 30 दिसंबर से पहले जो है आपका कोर्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप कहेंगे कि सर इसमें आप मुझे जो नए पैटर्न में जो पेपर है वो आप सॉल्व करा दीजिए, 20, 30, 25 अगर पेपर सॉल्व करा देते। देखो मैं आपको बताऊं, अगर पिछले 10 साल के पेपर भी आप उठा के उसको सॉल्व कर लेते हो, पिछले 10 साल के पेपर उठा के अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर वैसे ही बन जाएंगे। जीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ बाकी आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। पैटर्न में चेंज हुआ है, ना कि सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंजेस है। जी हाँ, पैटर्न ही चीज सिर्फ और सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है, ना कि सिलेबस चेंज हुआ है। बाकी रही बात कि यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो मैथ्स का जो चल रहा है यहाँ पे, तो हर एक चैप्टर के अंदर 150 क्वेश्चन है। मतलब चांस ही नहीं है कि कोई भी एक चैप्टर अगर आपने किया आपके एग्जाम में आया तो वो आपसे ना बने। जितने भी टाइप्स हैं सारे के सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। और रही बात कि अगर आपके पास हाँ ठीक है थोड़ा सा टाइम मिल गया, आप जीके को बूस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, तो एक चैनल है जिसका नाम है IQ बूस्टर। उसमें 12,000 से ज्यादा MCQs आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जाओ आप, उसमें बस हो गया, इसको चालू कर लो, कान में लगा लो, सिर्फ सुनते चलिए। स्पीड बढ़ाना है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन दिया है आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है आंसर दिया। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, नहीं, जस्ट क्या है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है। किसी में साइंस ज्यादा है, किसी में जो है फिजिक्स ज्यादा है, बस किसी में हिस्ट्री है, मतलब ये है। और क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है कि आपके एग्जाम को हिट करने वाले हैं, कि आपके एग्जाम में आराम से 20 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो एज इट इज उसमें आ जाएंगे, अगर पूरा का पूरा अगर आप सुन लेते हैं तो। और फाइनली मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक इस एग्जाम को, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने अभी तक इस एग्जाम को नहीं फिल किया है, तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी जानकारी मिल जाए कि हाँ ठीक है, प्रेफरेंस अगर भरनी है तो वो ऐसे पर्सन के अकॉर्डिंग जो फॉर्म भर रहा है उसके अकॉर्डिंग ना भरे, अपने अकॉर्डिंग भरे, ताकि आने वाले समय में जब उसकी पोस्टिंग वगैरह हो तो उस कंडीशन में वो जान सके कि हाँ यार मैंने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको भरा था तो मैं यहाँ पर हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बस हो गया, जिसने फॉर्म डाला उसके अकॉर्डिंग हो जा रहा है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है, लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह का नंबर है ये।
व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।